हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जैसे क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी फाइनल मैथ जिसके अंदर हमारे पास से फर्स्ट कंपलसरी पेपर है। जैसा कि आप जानते हैं अपनी फाइनल मैथ के अंदर दो कंपलसरी पेपर होते हैं। सेकंड पेपर तो विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स है और फर्स्ट कंपलसरी पेपर का नाम क्या है, एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस। आज इसके अंदर हम यूनिट फर्स्ट इसके अंदर लेक्चर्स 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम इस पेपर की शुरुआत करें, इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कि ये पेपर फर्स्ट है और ये हमारे पास एक कंपलसरी पेपर है। यस, ये हमारे पास पेपर फर्स्ट क्या है, एक कंपलसरी पेपर है। और पेपर का नाम क्या है हमारे पास, एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस। इसके अंदर हमारे पास जेपीएच की बुक रहने वाली है। ये जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जेपीएच की बुक रहने वाली है जिसका नाम क्या है, फ्रैक्शनल एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस इन बनाक स्पेस। ठीक है, तो बहुत बार ये पेपर हमारे पास फ्रैक्शनल एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो आप पेपर का नाम लिखेंगे, एग्जाम में देखने को मिलेगा पेपर फर्स्ट कंपलसरी पेपर एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस, और जो बुक रहने वाले जेपीएच की वो है फ्रैक्शनल एनालिसिस एंड कैलकुलस इन बनाक स्पेस। अब ये हम जो सिलेबस कर रहे हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, तो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर 5 यूनिवर्सिटीज़ का नाम देख पा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर है, राजऋषि भरतरी मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर है, फिर महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी भरतपुर है, 4 नंबर पे राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर है, फिर ये VMOU वर्धमान महाविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा वाली है। तो अगर आपका सिलेबस इन 5 यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपका कॉलेज आता है तो ये सिलेबस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ठीक है, अब ये सिलेबस किस प्रकार के स्टूडेंट के लिए है, वो रेगुलर स्टूडेंट हो या वो प्राइवेट स्टूडेंट हो या वो अपने आप को नॉन कॉलेजिएट कैंडिडेट बोलता हो, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स में मैथमेटिक्स में स्पेशल कोई डिफरेंस नहीं है। सेम डे पेपर होगा, सेम एग्जाम पैटर्न होगा और सेम मार्किंग सिस्टम होगा। यानी अगर इन चारों यूनिवर्सिटी में 100-100 नंबर का पेपर पूछा जाता है तो प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी 100-100 नंबर का ही पेपर पूछा जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट। यस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट का जो सिलेबस है, ऑफिशियली सिलेबस आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जो अंडरलाइन किया हुआ है। देखिए यूनिट फर्स्ट का ऑफिशियली सिलेबस है हमारे पास सब स्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस, प्रोडक्ट स्पेस, कंटिन्यूअस मैपिंग, सीक्वेंस इन ए मेट्रिक स्पेस, कन्वर्जेंट, कॉची सीक्वेंस, कंप्लीट मेट्रिक स्पेस। ठीक है, और ये हमारे पास रेज कैटेगरी थ्योरम, कॉम्पैक्ट सेट, बेयर्स कैटेगरी थ्योरम और कॉम्पैक्ट सेट, कॉम्पैक्ट स्पेस। मतलब अपने यहाँ लगभग कॉम्पैक्ट सेट या कॉम्पैक्ट स्पेस तक एक क्वेश्चन पूरा देखने को मिल जाएगा। तो आपने अभी जो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देखा वही हमारे पास क्या था, अपना ऑफिशियली सिलेबस था। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए हमारे पास एमएससी फाइनल और पेपर फर्स्ट। ठीक है भाई, अब आप हेडिंग डालोगे एमएससी फाइनल और पेपर फर्स्ट, और पेपर का नाम क्या है हमारे पास, एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस, या फिर आप फ्रैक्शनल एनालिसिस भी बोल सकते हो बुक के नाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, या फिर आप फ्रैक्शनल एनालिसिस भी बोल सकते हो बुक के नाम के अकॉर्डिंग। आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट फर्स्ट में लेक्चर नंबर 1 है। ओके भाई, आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट फर्स्ट में लेक्चर नंबर 1 है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आपने जैसे ही सिलेबस देखा है, वैसे अगर मैं बोलूं कि एमएससी फाइनल में आप पढ़ रहे हो, प्रीवियस की बहुत सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, बट आपने जैसे ही सिलेबस देखा है उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक क्या है, इस यूनिट फर्स्ट के सिलेबस में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक क्या है, सब स्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस, सब स्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस। ठीक है, हमने देखा कि हमारे पास से सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट होगा जो हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास टॉपिक है सब स्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस। तो अब मैं आपको बोलूं कि बताओ भाई सब स्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस क्या होता है, ये तो छोड़ो, पहले ये बताओ ये मेट्रिक स्पेस क्या होता है। यस, पहले मैं बोलूं कि बताओ भाई ये हमारे पास मेट्रिक स्पेस क्या होता है।
तो अगर मैं ये बोल दूं कि आप एमएससी प्रीवियस में पढ़ के आए हो तो हो सकता है मैं यहाँ असफलता से बच जाऊं या असफलता से बच जाऊं कि देखो भाई ये हमारे पास एमएससी प्रीवियस का या बीएससी सेकेंड ईयर रियल एनालिसिस में आप पढ़ के आए हो। ऐसे मेट्रिक स्पेस से हिंदी में इसको दूरिक समष्टि बोलते थे, है ना। तो रियल एनालिसिस की एक बुक होती थी, उसके साथ एक पतली सी बुक भी आती थी दूरिक समष्टि नाम से। बट ऐसा नहीं होगा, हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली मेट्रिक स्पेस क्या है। यहाँ हमें बहुत सारी पीछे की पुरानी बातें याद होनी चाहिए एमएससी प्रीवियस की। तो ऐसे तो है नहीं कि मैं बोलूँ कि भाई आप ग्रुप की डेफिनेशन याद करके आओ। इतना सा याद रख लो कि जी स्टार से हम ग्रुप को डिनोट करते हैं। फिर मैं बोलूँ भाई रिंग की डेफिनेशन बताओ, तो ऐसे याद रख लो कि R प्लस डॉट वो रिंग कहलाती है। मैं बोलूँ मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन बताओ तो XD हमारे पास एक मेट्रिक स्पेस कहलाती है। मैं बोलूँ इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन बताओ, तो आपने देखा होगा ये एमएससी फर्स्ट ईयर में या एमएससी प्रीवियस के अंदर जो फर्स्ट पेपर था एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसकी 5th यूनिट थी इनर प्रोडक्ट स्पेस। इसी के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट स्पेस है। तो आप देखेंगे तो इसका जस्ट दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारे पास प्रोडक्ट स्पेस। यानी आप इस यूनिट फर्स्ट में देखेंगे सिलेबस तो मेट्रिक स्पेस पीछे कहेगा, फिर हमारे पास प्रोडक्ट स्पेस। ये प्रोडक्ट स्पेस भी हमारे पास कहीं ना कहीं इनर प्रोडक्ट स्पेस से इंटरनल प्रोडक्ट एक्सटर्नल पॉइंट वगैरह क्या होते हैं। तो मैं अगर आपको एक एक पॉइंट करके पीछे के बारे में डिस्कस करूं तो सिवाय बोरिंग के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। आप एकदम से थक जाओगे कि ये आज हमने इस फंक्शनल एनालिसिस में आखिर स्टार्ट क्या कर रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, जिस भी वर्ड की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिस भी वर्ड की हमें ज़रूरत पड़ेगी उसी को हम साइड में लिख के पहले समझ लेंगे और हम ताज़ा काम में लेते रहेंगे कि देखो भैया ये मेट्रिक स्पेस है, ये मैंने सब स्पेस में इस प्रकार से काम में ले लिया है। फिर सेकंड टॉपिक प्रोडक्ट स्पेस में तब बता देंगे, देखो भाई एमएससी प्री के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट स्पेस का डेफिनेशन होता है और इसको इस प्रकार से इम्प्लाई कर देंगे ताकि छोटी छोटी परिभाषाएं आपके याद होती चले और आप आगे टू आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप में इन बढ़ सकें। ठीक है, अगर मैं आज पहले लेक्चर में ये सारी बातें लिखवा दूंगा तो मैं बता रहा हूँ आपको कोई खास बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए ये आप जेपीएस की बुक में ये मन नहीं देखोगे कि सबसे पहले हमारे पास पेज नंबर कहाँ है। तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए फंक्शनल एनालिसिस से। पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, 3 4 5 लेक्चर पढ़ने के बाद अपने आप हमारे पास बुक में देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस बुक में हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 2 है। यही हमारे पास इस यूनिट का फर्स्ट का सिलेबस है। ठीक है, तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि यहाँ से हमारे पास यूनिट फर्स्ट स्टार्ट है, हमारे पास यूनिट फर्स्ट स्टार्ट है। हालांकि मेरे को पहले डेफिनेशन बतानी चाहिए बट हम इस डेफिनेशन को मान के हम यहाँ लिख लेंगे, यूनिट फर्स्ट के अंदर ही कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डेफिनेशन आएगी हमारे पास दूरी समष्टि, भूल जाओ अब आप याद रखो इंग्लिश में इसका कि मेट्रिक स्पेस क्या होता है। यस, हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन है मेट्रिक स्पेस। हालांकि ये आपका पीछे का पढ़ा हुआ चैप्टर मैटर होना चाहिए बट अपन मान के चलेंगे आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि मेट्रिक स्पेस क्या होता है। तो पहले तो ये देखिए जरूरत क्यों पड़ी मेट्रिक स्पेस की। जो हमारे पास ऑफिशियली सिलेबस है उसमें सबसे पहले टॉपिक का नाम है सब स्पेस ऑफ है मेट्रिक स्पेस, सेकंड प्रोडक्ट स्पेस, फिर हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस वगैरह आगे टॉपिक बढ़ता जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि आखिर हमारे पास मेट्रिक स्पेस क्या होती है। तो सबसे पहले आप इसकी गोल्डन डेफिनेशन मेरे साथ साथ लिखिए कि लेट कैपिटल X बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, इसकी सुंदर डेफिनेशंस लिखेंगे जैसा मान के चलो एग्जाम में ही आई हुई। हालांकि आपको ये काम अप्लाई करना है आगे चल के थ्योरम में। तो आप लिखेंगे लेट कैपिटल X बी ए नॉन एम्प्टी सेट देन ए मैपिंग, ऐसे शोभा नहीं देगा। लेट कैपिटल X बी ए नॉन एम्प्टी सेट देन ए मैपिंग D बिलोंग X क्रॉस X टेस्ट टू D बिलोंग X क्रॉस X टू R, X क्रॉस X टू R इज सेड टू बी मेट्रिक,
यहाँ तक ये केवल और केवल मेट्रिक कहलाएगी। इज सेड टू बी मेट्रिक इफ इट हैव फॉलोइंग, इफ इट हैव सेटिस्फाई, इफ इट हैव सेटिस्फाई, इफ इट हैव सेटिस्फाई फॉलोइंग पोस्टुलेट, फॉलोइंग पोस्टुलेट या पोस्टुलेट्स का दूसरा वर्ड्स आपने बहुत बार एक्सियोम्स देखा होगा, फॉलोइंग पोस्टुलेट्स या एक्सियोम्स। ठीक है, हमारे पास पहली कंडीशन है डी एक्स वाई, वो हमारे पास ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। एवरीवेयर एक्स वाई बिलोंग करेंगे सेट एक्स के अंदर। सेकंड कंडीशन है हमारे पास डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है भाई, सेकंड कंडीशन है डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एवरीवेयर एक्स वाई बिलोंग करते हैं कैपिटल एक्स के अंदर। थर्ड कंडीशन है हमारे पास डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। एवरीवेयर एक्स वाई बिलोंग करते हैं सेट एक्स के अंदर, और ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगी। ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगी। यस, समझते जाओ आप, एक बार कुछ याद आ जाएगा पुरानी क्लासों का। चौथा है हमारे पास डी एक्स वाई प्लस डी एक्स जेड, डी एक्स वाई प्लस डी एक्स जेड। ठीक है, डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड इज इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू डी एक्स जेड। एवरीवेयर एक्स वाई जेड बिलोंग करेंगे कैपिटल एक्स के अंदर, और ये हमारे पास ट्राइंगुलर इनइक्वलिटीज कहलाएगी। ये हमारे पास ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी, ये हमारे पास ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी कहलाएगी। ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगुलर इनइक्वलिटीज कहलाएगी। अगर ये हमारे पास 4 कंडीशंस हैं तो देखो इसको मैं बोल सकता हूँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, बट इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ये मेट्रिक की कंडीशन फर्स्ट है, तो आप यहाँ लिखोगे M1, मेट्रिक की कंडीशन फर्स्ट है। इसको हम लिखेंगे सेकंड कंडीशन, मेट्रिक स्पेस की कंडीशंस नंबर सेकंड, मेट्रिक स्पेस की कंडीशन नंबर थर्ड, मेट्रिक स्पेस की कंडीशन नंबर फोर्थ। यानी ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टियां हो कि डी एक्स वाई ग्रेटर 0, एवरीवेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स एंड डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड ग्रेटर डी एक्स जेड। तब आप लिखोगे देन, देखिए यहाँ लिखिए उस कंडीशन में हमारे पास देन कैपिटल एक्स डी, यस, देन कैपिटल एक्स डी इज सेड टू बी मेट्रिक स्पेस, देन कैपिटल एक्स डी इज सेड टू बी, इज सेड टू बी मेट्रिक स्पेस, इज सेड टू बी मेट्रिक स्पेस। यस, ये हमारे पास मेट्रिक स्पेस कहलाएगी। कौन? उस कंडीशन में एक्स डी हमारे पास एक मेट्रिक स्पेस कहलाएगी। तो आप सिंबल लिख लो कि मेट्रिक स्पेस का एक्चुअली सिंबल क्या है, एक्स और डी। देखो रटने की हमारे पास जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमारे पास मेट्रिक स्पेस की जो क्या है सिंबल है वो हमारे पास किस प्रकार से आ गया, एक्स एंड डी। ठीक है, एक्स क्या है, हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। देखो ध्यान दीजिए, कैपिटल एक्स हमारे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। जरूरी नहीं है एक्स से ही डिनोट हो, ये कैपिटल ए बी सी डी ई एफ किसी से भी डिनोट कर सकते हो। ये सिंबल डी है, ये ऐसे ले लिया कि ये भाई दूरी की समष्टि कहलाती है, ये एक डी कहलाती है। यहाँ हमने मैपिंग लिया है डी। अगर मान लो आपने यहाँ स्मॉल एफ ले लिया, लिखना मत, एक बार स्मॉल एफ ले लिया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, उस मैपिंग का सिंबल स्मॉल एफ। तो हमने इस यहाँ मैपिंग को छोटा डी बोला है ताकि वो मेट्रिक स्पेस से रिलेटेड हो जाए। तो यहाँ जो डी लेंगे यही डी हमारे पास लास्ट तक चलता रहना चाहिए। ठीक है, तो हमने लिखा कि सबसे पहले जो आप सेट लोगे वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही होना
चाहिए। जैसे माना कि हमारे पास एक सेट है R इज इक्वल टू, कम से कम एक दो सेट तो उसके अंदर होने ही होने चाहिए, ताकि हम उसका x ले सकें, उसका y ले सकें और उसका z ले सकें। तो दो तीन एलिमेंट्स हमारे पास ही जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये R बराबर फाई नहीं होना चाहिए, ये नॉन एम्पिटी होना चाहिए। या R को अगर आप कैपिटल X लिखते हो तो आपको कैपिटल X नॉट इज इक्वल टू फाई होना चाहिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन ये है कि माना कि जो X है वो नॉन एम्पिटी सेट है, उस वक्त एक मैपिंग D बिलोंग X क्रॉस X टेस्ट टू X। अरे ऐसे नहीं करते थे फंक्शन के अंदर कि F जाता है रियल टू रियल, फिर यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे, वो बोलते थे कि A क्रॉस B से जाता है रियल। आज A क्रॉस B को हमने क्या लिख दिया, वापस X ही X ले लिए और जानबूझ के कंफ्यूज कर रहे हैं कि ताकि ये X और ये X दोनों के बीच में ये वाला मल्टीप्लाई है। तो देखो ये गुणा का निशान है, ये दोनों सेट है, किस में जाना चाहिए, रियल नंबर के अंदर। यस, D बिलोंग X क्रॉस X टेस्ट टू रियल नंबर के अंदर जाना चाहिए। इज सेड टू बी मेट्रिक, इज सेड टू बी मेट्रिक। ये भी आपको पता है कि अगर हमारे पास A क्रॉस A या X क्रॉस ले रखा है, चलो यहाँ आप ले लो, आपको पता है अगर X क्रॉस X से वापस X में चला गया तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। जैसा कि आप बीएससी में या एमएससी प्री के अंदर पहले वाले पेपर में ही पढ़ा था एडवांस सब्सट्रैक्ट अलजेब्रा में कि बाइनरी ऑपरेशन से क्या होते हैं, जिसमें ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो अगर ये हमारे पास X क्रॉस X टेस्ट टू रियल नंबर में चला गया तब ये हमारे पास मेट्रिक कहलाएगा यदि इफ इट हैव सेटिस्फाई फॉलोइंग पोस्टुलेट्स या एक्सोम्स, पोस्टुलेट्स या एक्सोम्स। वैसे आप मुझसे अगर हम ऐसे प्रीवियस पढ़ के आए हो तो 100% आपको इस पोस्टुलेट से या एक्सोम वर्ड्स का मीन से मालूम है। और अगर कोई अभी नया स्टूडेंट जुड़ा है तो मैं आपको बता दूं, ये पोस्टुलेट्स या एक्सोम से अपने आप में ये बोलते हैं कि 100% सेटिस्फाई, 100% सेटिस्फाई बिलो प्रॉपर्टीज, बिलो प्रॉपर्टीज। मतलब इसका इन शब्दों का मतलब क्या है, हिंदी में इसे अभिग्रहित कहते हैं, या पोस्टुलेट्स या एक्सोम्स का मतलब क्या होता है कि जब ये वर्ड आएंगे उसके नीचे कुछ प्रॉपर्टियां लिखी हुई होंगी, ठीक है, और वो प्रॉपर्टियां 100% सत्य होंगी, उसके साथ आप किंतु परंतु नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया इफ इट हैव फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। इसके नीचे हमारे पास 4 कंडीशन लिखी हैं, 1, 2, 3 और 4। ये चारों की चारों प्रॉपर्टियां 100% सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हमारे पास मेट्रिक स्पेस कहलाएगा। मान लो ये चौथी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये मेट्रिक कहलाता है। या मान लो 1 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, 3 नहीं है और 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, तो भी हम नहीं बोलेंगे कि ये मेट्रिक स्पेस ही है। इस बात की गारंटी कौन देता है कि चारों की चारों प्रॉपर्टियां 100% सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसके लिए हम हमेशा फॉलोइंग पोस्टुलेट्स या एक्सोम जैसे वर्ड्सों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ध्यान रखना, जब भी आपको ये वर्ड दिखाई दे जाए उसके नीचे 100% कंडीशंस मिलेंगी और वो सभी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आपने अगर ग्रुप की डेफिनेशन लिखी हुई है एमएससी प्रीवियस के अंदर तो उसके अंदर 3 प्रॉपर्टियां थी। उसके पहले भी मैंने ऐसे लिखा था फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, तो जिसमें एसोसिएटिव का रूल्स था, आइडेंटिटी का रूल्स था और इनवर्स का रूल था। यहाँ हमारे पास मेट्रिक स्पेस में 4 प्रॉपर्टियां सेटिस्फाई होंगी, M1, M2, M3 एंड M4, ठीक है। तो इस वर्ड का ध्यान रखना, इट हैव सेटिस्फाइंग फॉलोइंग पोस्टुलेट्स या एक्सोम्स M1, M2, M3 और M4। तो पहला ही पहला हमारे पास M1 प्रॉपर्टी क्या है कि dxy ग्रेटर इक्वल 0 होनी चाहिए, और ये x और y किस में जाने चाहिए, इसी नॉन एम्पिटी सेट x के अंदर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, dxy बराबर 0 होगी यदि और केवल यदि x बराबर y। एग्जाम्पल देके समझाएंगे। एवरीवेयर यहाँ भी एक्स वाई किसके अंदर जाना चाहिए, एक्स के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। मैं इस वर्ड के लिए आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि ये आई डबल एफ है, ये आई डबल एफ है, इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। ये इसका सिंबल ऐसे होता है दोनों तरफ साइन लगा के,
ये इसका सिंबल, मतलब तीनों एक ही बात है। हिंदी में यदि और केवल यदि, या इफ एंड ओनली इफ, इंग्लिश में शॉर्टकट लिख दिया जाता है IFF, या ये इसका सिंबल है दोनों साइड एरो का साइन लगा के। तो हो सकता है आपको एग्जाम में ऐसे ना लिख के ऐसे भी, देखो ऐसे तो नहीं लिख सकते, ये तो इक्वल का साइन आ गया, दोनों तरफ ऐसे एरो का साइन लगाना है ताकि ये पता चल जाए कि ये मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या IFF के नीचे ये सिंबल लगा लो, वैसे थ्योरम आएगी, बार बार हम आपको समझाते चलेंगे, ये लास्ट तक आके क्लियर हो जाएगा। पुराने स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप dx y में आपस में चेंज करते हो, x की जगह y की जगह x रखते हो, और ये बराबर आ जाए तो, और एवरीवेयर x y वापस किस में जाना चाहिए, इसी सेट x के अंदर, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। और चौथी प्रॉपर्टी होती है कि dxy और dyz, तो ये देखिए दोनों के अंदर हम कौन खा गए, ये y खा गए, मतलब ये और ये कॉमन है, तो हमेशा ये ग्रेटर होगा dx और z से। बचे हुए x और z आप इधर लिख सकते हो, एवरीवेयर x y z तीनों किसके अंदर जाने चाहिए, इस सेट x के अंदर ही जाने चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मान लो ऐसे लिख दिया, सोचना इस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज प्रॉपर्टी को हम कितने भी प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे मान लो आपने शुरुआत कर दी यहाँ x से, और यहाँ एंडिंग में लगा दिया y, और यहाँ भी z लिखा और यहाँ भी z लिखा, देखो ध्यान से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कैसे भी लिख सकते हो। देखिए x z है और ये z, मतलब ये दोनों पॉइंट एक समान होंगे और जुड़ रहे हैं दोनों, तो एक x बचेगा और एक y बचेगा। तो हो सकता है आपकी पहले प्रॉपर्टी ऐसे लिखी हुई हो, या यहाँ y और यहाँ z लिखोगे तो यहाँ z आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को आप कैसे भी घुमा सकते हो। जैसे मान लो मैंने ऐसे घुमा दिया कि DA और B, DA और B, तो A और B, DA और B, ठीक है। अब मेरी मर्जी, जैसे मान लो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, C लगा दिया, यहाँ मैंने C लगा दिया, तो ये दोनों एक समान होने चाहिए। तो लेफ्ट में तो क्या बचेगा A और राइट में क्या बचेगा B। अब ग्रेटर कौन होगा, जिस तरफ दोनों पद हैं, ये हमारे पास ग्रेटर होगा, ये भी हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज कहलाएगी। और एवरीवेयर ABC किसके अंदर जानी चाहिए, उसी नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल X के अंदर, उसी नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल X के अंदर। तो अगर हमारे पास ये चारों प्रॉपर्टियां सेटिस्फाई होती हैं, यस, अगर ये हमारे पास चारों प्रॉपर्टियां सेटिस्फाई होती हैं उस कंडीशन में, तो आप चाहो तो बदल के ऐसे भी कर सकते हो, x और y, यहाँ y लिखा रहने दो, या यहाँ y और यहाँ y, तो यहाँ ये बचा हुआ z लिखे रहने दो। आपने जो लिखा है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास ट्रायंगुलर की इनइक्वालिटी कहलाती है। अरे त्रिभुज हो गया ना, x से z, z से y और वापिस से y से x, है ना। उस कंडीशन में आप ऐसे लिखोगे XD इज सेड टू बी मेट्रिक स्पेस। उस कंडीशन में क्या लिखोगे, x और d, और इसके लिए कोष्टक कौन सा लोगे, ओपन इंटरवल वाला। ऐसे मत लिख देना कि भाई देखो ये XD मेट्रिक स्पेस कहलाता है, ऐसे भी मत लिख देना कि ये DX मेट्रिक स्पेस कहलाता है। आपको तो ओपन लिखना है, पहले यहाँ वो नॉन एम्प्टी सेट लिखना है, देखो रटना नहीं है आपको। पहले यहाँ तो क्या आएगा, नॉन एम्प्टी सेट, और यहाँ क्या आएगी, वो मैपिंग आएगी। तो ऐसे भी नहीं कि आप रट के बैठ गए कि हाँ ये x और d बीच में ऐसे आएगा, नहीं, यहाँ तो हमारे पास क्या आएगा, नॉन एम्प्टी सेट, और यहाँ क्या आएगी, ये मैपिंग, और जो मैपिंग आएगी वो d और d यहाँ तक चलती हुई जाएगी। तो ये XD हमारे पास क्या कहलाता है, एक मेट्रिक स्पेस ही कहलाता है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी छोटी क्लासों की, आपकी याद हो जानी चाहिए कि हाँ भाई ये हमारे पास एक मेट्रिक स्पेस है और ऐसा हमारा पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखिए अब आप इसका एक एग्जाम्पल देखिए, हालांकि आपको लिखना नहीं है, केवल मेरा मकसद यही था कि जब भी किसी थ्योरम में आपको मेट्रिक स्पेस नाम दिखाई दे जाए उस वक्त समझ लेना ऐसा कुछ सिंबल आएगा। देखो काम की बात सुनो, जब भी हमारे पास किसी थ्योरम में मेट्रिक स्पेस पहली थ्योरम से स्टार्ट हो जाएगा उस वक्त हमारे पास x, d कुछ सिंबल आना चाहिए। जरूरी नहीं है x है, यहाँ वो एक नॉन एम्प्टी सेट आएगा, और यहाँ जरूरी नहीं है कि d ही आए, यहाँ जो मैपिंग होगी वही मैपिंग d आएगी, पर मोस्ट ऑफ टाइम हमारे पास मैपिंग d ही होगी। तो अगर लिख के दे मेट्रिक स्पेस, जैसे मान लो मैंने लिख के दे दिया कि एक मेट्रिक स्पेस A और B, है ना,
तो आपको पता है ये क्या है, सेट ए क्रॉस ए, मैपिंग क्या है हमारे पास बी, और आगे हमेशा रियल नंबर में जाएगी, आगे हमेशा रियल नंबर में जाएगी। तो ये हमारे पास फिर हम बोलेंगे बी एक्स वाई बराबर 0 पहली कंडीशन में, ग्रेटर इक्वल 0 सेकेंड कंडीशन, बी एक्स वाई बराबर 0 इफ एंड ओनली, मतलब डी की जगह अपन बी लेते चलेंगे। और अगर सिंपल छोड़ेगा, और आपको मैं पहले जानकारी के लिए बता दूं, ये लिख के कुछ नहीं देगा, आपको सिंपल मैट्रिक स्पेस छोड़ेगा, उस वक्त आपको कैपिटल एक्स कॉमा डी ओपन इंटरवल के अंदर ही लेने हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपको एक बार रफली समझना है। जैसे एग्जाम्पल है मेरे पास से कि अगर ऐसे दे दिया जाए कि इफ डी एक्स वाई, अगर हमारे पास ऐसे दे दिया जाए कि इफ डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, इफ डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, या ऐसे करो इसको, यहाँ लिख ही लो। ठीक है, मैं ये वाला हटा रहा हूँ थोड़ा सा ताकि मैं यहाँ एग्जाम्पल अच्छे से लिख सकूँ। एग्जाम्पल है हमारे पास कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस वाई, एवरीवेयर एक्स वाई बिलोंग करते हैं रियल नंबर के अंदर। तो मैं बोलूँ, बताओ भाई क्या ये हमारे पास मैट्रिक स्पेस है? सोचिए, हम पूछ रहे हैं आपको क्या ये हमारे पास मैट्रिक स्पेस है? तो आप देखोगे कि मैट्रिक स्पेस के लिए 4 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए कि वो डी एक्स वाई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए 0 के। तो बताइए ये संख्या किस में है, एक्स और वाई किस में जा रहे हैं, रियल नंबर के अंदर। तो ये बताइए हमारे पास क्या ये मॉडुलस के अंदर जो प्रॉपर्टी है पॉजिटिव होगी? यस, क्योंकि किसी भी संख्या का मोड है वो क्या बताता है, ऑलरेडी ग्रेटर इक्वल टू 0। तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हमारे पास है, प्रूफ हुई। अरे कोई भी संख्या आती है मॉडुलस में वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा वो 0 हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है कि डी एक्स वाई बराबर 0 होना चाहिए। कब? यदि और केवल यदि एक्स बराबर वाई। तो आपने सेकंड प्रॉपर्टी में x की जगह क्या रख दिया, y रख दिया, या y की जगह x रख दिया। तो ये हमारे पास 0 बच रहा है। कब बच रहा है भाई? जब हमने x और y बराबर रख दिए हैं। करके देख लो, x और y बराबर हो जाएंगे तो यहाँ x की जगह y रखा तो y माइनस वाई 0 बचेगा, तो उस वक्त वो 0 बचना चाहिए। ठीक है, या फिर dxy बराबर 0 रखोगे, या फिर आप x माइनस वाई बराबर 0 रखोगे तो ये y इधर जाके x बराबर y होना चाहिए। तो आप लेफ्ट टू राइट की ओर चले जाओ या राइट टू लेफ्ट की ओर चले जाओ, यानी ये हमारे पास प्रॉपर्टी सेकंड को भी सेटिस्फाई होता है। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, आप x की जगह y रखिए और y की जगह x रखिए, x की जगह y रखिए और y की जगह आप x रखिए। तो बताओ इस चीज़ से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि x माइनस वाई कोई भी वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव ही आएगी, तो पॉजिटिव ही। जैसे मान लो मैंने मान लिया x बराबर 2 है, y बराबर 3 है, या y बराबर 5 है, तो ऊपर वाली में कितना बचा 2 माइनस 5, नीचे वाली में कितना बचा 5 माइनस 2। तो ये बचा माइनस का 3, मोड से बाहर निकालेंगे प्लस का 3, मोड से बाहर निकालेंगे प्लस का 3, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये हमारे पास प्रॉपर्टी थर्ड भी सेटिस्फाई हुई कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, और एवरीवेयर एक्स वाई बिलोंग करने चाहिए एक्स के अंदर। यानी आप जो भी नंबर लोगे 2 और 5 वो किसके अंदर जाने चाहिए, रियल नंबर आर के अंदर जाने चाहिए। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी को और सेटिस्फाई करना है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डी एक्स वाई है, देखो आप इसको ऐसे लिखोगे डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, और ये हमारे पास ग्रेटर इक्वल आनी चाहिए डी एक्स और वाई के। देखिए पहले तो आप प्रॉपर्टी देखिए कि ये एक्स ये दोनों एक समान हो गए तो जेड खा जाओ एक्स वाई। अब एक्स वाई किस प्रकार से डिपेंड है, दोनों का अंतर मोड लगा दिया, तो ये किस प्रकार से डिफाइन होगा, दोनों का अंतर मोड लगा दिया। ये किस प्रकार डिफाइन होगा, दोनों का अंतर मोड लगा दिया। ये किस प्रकार डिफाइन होगा, दोनों का अंतर मोड लगा दिया। अब आपको ये पता है ये किस प्रकार से ओपन होगी, एक्स जेड जेड वाई, तो जेड से जेड कैंसिल, दोबारा एक्स माइनस वाई ही आ जाएंगे,
दोबारा से हमारे पास x माइनस वाई ही आ जाएंगे और इसको ओपन करते वक्त इसका सिंबल ऐसे होगा और ये सिंबल ऐसे होगा, तो लेस इक्वल आएगा तो ये हट के बराबर आ जाएंगे, तो ये मोड x माइनस मोड वाई बराबर आ जाएंगे मोड x माइनस ही मोड वाई के। तो ये सिंपल छोटी छोटी प्रॉपर्टियां हैं, तो आप इसको ऐसे करके देख लेना कि हाँ x में से y, z से z यहाँ कैंसिल हो गया, वापस क्या बच गया हमारे पास ही x माइनस वाई। तो अगर ये प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई फोर्थ नंबर की भी, तो देखिए ये हमारे पास M4 भी प्रॉपर्टी क्या होगी, मेट्रिक स्पेस की फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई। तब हम कह सकते हैं कि dxy इज इक्वल टू मोड x माइनस वाई एवरीवेयर xy बिलोंग्स टू R इज ए मेट्रिक स्पेस। यस, ये हमारे पास क्या है, एक मेट्रिक स्पेस है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन हुई मेट्रिक स्पेस की। मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट बता सकता था कि देखो भाई ये एमएससी प्रीवियस का मैटर है या बीएससी सेकेंडरी के रियल एनालिसिस में, या रियल एनालिसिस में क्यों, जो एमएससी प्रीवियस में जो टोपोलॉजी की बुक है, लेबेग मेजर एंड इंटीग्रेशन से और टोपोलॉजी के पेपर है, उसके अंदर हमारे पास मेट्रिक स्पेस खूब चलता है, जहां हमारे पास ओपन बॉल वगैरह भी आते हैं। तो आप इस मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशंस को याद रखिए। मेरा समझाने का यहाँ सिंपल सा उद्देश्य ये था कि जैसे ही अब आप अपने टॉपिक के अंदर आए सब स्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस, उस वक्त ये बातें आपको जानी पहचानी लगे। ठीक है, तो आपका पहले से पढ़ा हुआ भी था तो भी बहुत अच्छी बात है, एक एक वर्ड सबने सीखा। अब आप बिल्कुल तैयार हो गए हो कि हाँ मैं यहाँ पहला टॉपिक लिख सकूं। तो अब हमारे पास एक्चुअली हेडिंग है कि जो यूनिट फर्स्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, बट आप मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन को भी यूनिट के अंदर ही मान लेना। ठीक है भाई, आप मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन को भी यूनिट के अंदर ही मान लेना। तो पहला टॉपिक है हमारे पास है सब स्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस। पहला टॉपिक है हमारे पास है सब स्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस, ताकि हम इस टॉपिक को अब पढ़ने लायक हो गए, है ना भाई। ये पोस्टुलेट का मतलब क्या है, चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल भी आप ध्यान में रख लेना, बहुत बार एग्जाम में एग्जाम्पल पूछ लेता है कि भाई मेट्रिक स्पेस का या सब स्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस का आप कोई एग्जाम्पल बताइए। तो ये हमारे पास ऑफिशियली सिलेबस का पहला टॉपिक है सब स्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस, और आप अभी मेट्रिक स्पेस कंप्लीट कर चुके हैं। मेट्रिक स्पेस का मतलब ये चारों प्रॉपर्टियां अब आपके ध्यान में होनी चाहिए। उस वक्त कैपिटल X और D ही हमारे पास क्या कहलाएंगे, मेट्रिक स्पेस कहलाएंगे। साथ साथ मैंने ये भी बताया रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, यहाँ कोई भी नॉन एम्पिटी सेट आएगा और यहाँ हमारे पास मैपिंग आएगा। तो अगर हम ऐसी छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देंगे तो ये पेपर हमारे पास शुरुआत में तो देखो हार्ड लगेगा। यस, ये हमारे पास पहला लेक्चर है। शुरुआत में या आज वाला लेक्चर तो चलो बोरिंग नहीं लगेगा, बट शुरुआत के कुछ लेक्चर्स आपको ऐसे अलग ही फील होंगे। फिर धीरे धीरे आप एक ऐसे फ्लो में आ जाओगे कि आपको हर एक चीज़ पढ़ी हुई नज़र आएगी, क्योंकि अगर हमारे पास बेसिक जानकारी हो जाएगी फिर अपन किसी भी स्टेप में कहीं भी नहीं अटकने वाले हैं। तो अब हमारे पास टॉपिक है कि सब स्पेस ऑफ है मेट्रिक स्पेस। तो आप सबसे पहले इसका क्वेश्चंस लिख लीजिए, एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, डिफाइन सब स्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। कहने का मतलब हमें ये सब स्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस का क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा कि भाई आप इसकी डेफिनेशंस लिखिए और एक एग्जाम्पल इसका साथ लिखिए। तो लिख के दे देगा कि डिफाइन सब स्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस विद एन एग्जाम्पल। तो अब हमें इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशंस लिखनी है। तो सबसे पहले सब स्पेस में क्या चाहिए, मेट्रिक स्पेस। तो हम लिखेंगे कि लेट कैपिटल एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस, बी ए मेट्रिक स्पेस एंड सबसेट देन यस एंड सबसेट देन, ठीक है।
या आप एक बार ऐसे समझिए कि पहले हम मेट्रिक स्पेस को बता देते हैं। अब यहाँ आपकी मर्जी, आप किसको मेट्रिक स्पेस मान रहे हो। तो मैंने मान लिया, जब भी आपके पास मर्जी आए, कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो, उस वक्त आप कैपिटल अक्स और डी को ही मानना। उस वक्त आप कैपिटल अक्स और डी को ही मानना। हमने माना कि लेट कैपिटल अक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस एंड वाई बी ए नॉन एम्प्टी सब स्पेस एंड कैपिटल वाई बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट। यस, सबसेट बोलेंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए सेट एक्स, ऑफ ए सेट एक्स, मतलब y सबसेट है x का, y सबसेट है x का। ठीक है, अरे ऐसे समझो कि ये हमारे पास एक सेट है x का, ये हमारे पास एक सेट है x का, यहाँ हमने इसका एक सबसेट ले लिया y, यहाँ हमने इसका एक सबसेट ले लिया y। ये ऐसे समझ लो एग्जाम्पल के लिए कि माना एग्जाम्पल में ऐसे था 1 2 3 4 5 6 7 तक, और ये हमारे पास x और d एक मेट्रिक स्पेस था। ठीक है, तो हमने किसका सबसेट ले लिया, मान लो 3 4 और 5, 3 4 और 5, तो ये सबसेट हमने मान लिया y। तो आपको पता ही है सेट की डेफिनेशन लगाएं तो y सबसेट x, अगर ये समुच्चय है तो ये इसका उपसमुच्चय है और इसको क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। मतलब ये y भी हमारे पास इम्पीटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी अपने मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन में x नॉन इम्पीटी होना चाहिए, तो जो इसका सबसेट लेंगे वो भी हमारे पास नॉन इम्पीटी होना चाहिए। तो हमने ले लिया कि लेट कैपिटल एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस, तो चलो मेट्रिक स्पेस को तो मान लिया, एंड कैपिटल वाई बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए सेट एक्स। तो यहाँ सबसेट ऑफ ए सेट है। अब देखो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है सेट एक्स, क्योंकि आपको पता ही है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर में लिखा हुआ शब्द अपनी मैथ में सेट ही माना जाता है, यानी वाई सबसेट है एक्स का। ठीक है, इसके अलावा देखो आपने जो एक्स और डी मेट्रिक स्पेस माना है, आपको इसके अंदर पता है एक्चुअली क्या है, डी सच दैट, बोलो ये एम्प्टी सेट क्रॉस एम्प्टी सेट टू आर, एम्प्टी सेट क्रॉस एम्प्टी सेट टू आर। अब आपने क्या ले लिया कि y सबसेट है x का, देखिए y सबसेट है x का, तो आपको पता है ऐसे आएगा y क्रॉस y टू r, बट ये d मैपिंग है, ये तो x के लिए ले लिया, यहाँ अपने को d में थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ d में थोड़ा सा चेंज कर लो, क्योंकि x सबसेट x सेट के लिए मैपिंग d मान लिया, तो y सेट के लिए आप d डैश ले लो। अब यहाँ आके बहुत सा ऐसे कंफ्यूजन की सी स्थिति पैदा हो जाती है, अलग अलग बुक के राइटर्स इसे अलग अलग मानेंगे, कोई d मानेगा, कोई d डैश मानेगा, कोई d डैश की बजाय ऊपर वाले को d1 मानेगा, नीचे वाले को d2 मानेगा और लिखेगा x d एक सब स्पेस है। एक बुक वाले ने तो यहाँ तक भी लिख दिया कि माना कि x1 d1 हमारे पास क्या है, मेट्रिक स्पेस है। बोल सकता है भाई क्या दिक्कत है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा हो जाएगा d1 x1 क्रॉस है x1 टेस्ट टू r। फिर इसका जो सबसेट लिया वो उन्होंने x2 ले लिया और ये d2 ले लिया और इसको भी मेट्रिक स्पेस दे दिया, तो हो सकता है भाई ये x2 क्रॉस है x2 टेस्ट टू r, और ये लिख के दे दिया कि x2 है वो सबसेट है x1 का, और इसको भी कंफ्यूज कर दिया x1 सबसेट है x2 का। एक ही बात है ना, ऐसे लिखिए या फिर आप ऐसे लिखिए, है ना। तो अलग अलग सिंबल्स आपको दिए जा सकते हैं, बट ये तरीका वैसे चल जाएगा कि अगर हमने दो मेट्रिक स्पेस लेने पड़ गए तो भाई अभी तक हम मेट्रिक स्पेस एक ही लेके काम चला रहे हैं x और d, अगर हमें दो लेने पड़ गए तो एक आप ये मानोगे और दूसरा आप ये मानोगे। पर उन्होंने क्या किया, लिख के ही ऐसे दे दिया कि x2 और सबसेट x1 का, तो लिख के माना हुआ सत्य चलेगा, है ना। अरे जो दे ही दिया हमें लिख के तो उसको मानेंगे ना। तो अब यहाँ हमारे पास क्या है, x और d है, हमने मेट्रिक स्पेस माना, दूसरे का सबसेट हमने क्या लिया, y लिया। अब यहाँ स्थिति है क्या माने, तो या तो आप d, देखो d तो मान ही नहीं सकते, d की बजाय d डैश मानो, या आप d स्टार ले लो, या आप d स्टार ले लो। सपोज करो इस टोटल के लिए क्या है, d है। देखो सपोज करो हमारे पास इस टोटल के लिए क्या है, d है, और इसके लिए हमारे पास मेट्रिक स्पेस क्या आ गया, या सॉरी इसकी मैपिंग क्या आ गई, d स्टार। तो d स्टार है वो d से ज्यादा तो नहीं हो सकती, मतलब d की मैपिंग के ऊपर ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, या इसके ऊपर ये प्रतिबंधित है।
अरे डी स्टार की जो हमारे पास मैपिंग है वो इस डी के लिए क्या है, प्रतिबंधित, या इंग्लिश में बोलते हो रिस्ट्रिक्शंस है। तो आप क्या लिखेंगे कि लेट कैपिटल अक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस एंड वाई इसका क्या है, एक सबसेट है इस सेट अक्स का। तो हम बोलेंगे कि अगर मेरे पास है डी स्टार, इफ डी स्टार बी दी रिस्ट्रिक्शन, या हमारे पास हिंदी में प्रतिबंधित बोलते हैं किसके लिए, ऑफ डी, देन ए मैपिंग, और बताइए मैपिंग कैसे आ जाएगी, डी स्टार बिलोंग वाई क्रॉस वाई टू आर, देन ए मैपिंग डी स्टार, देन ए मैपिंग डी स्टार बिलोंग वाई क्रॉस वाई टू आर इज सेड टू बी, या टू आर बाई डी स्टार एक्स वाई, डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई एवरीवेयर एक्स वाई बिलोंग करते हैं आर के अंदर, या एवरीवेयर एक्स वाई बिलोंग करते हैं कैपिटल वाई के अंदर, और कैपिटल वाई है सबसेट है एक्स का, कैपिटल वाई है सबसेट एक्स का, देन वाई डी स्टार इज सेड टू बी, यस, देन वाई डी स्टार, पहले लिख लो डेफिनेशन, समझ में आ गई होगी ज़्यादातर, देन वाई डी स्टार इज सेड टू बी सब स्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस, सब स्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस, सब स्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस, सब स्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस। ठीक है, तो पहले तो ये ऑफिशियली लैंग्वेज है, ये आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। अगर हमें क्वेश्चंस पूछ लिया जाए कि डिफाइन सब स्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस, ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल को मैं एक बार फिर से रफली बताना चाहूँगा कि ऐसे समझेंगे कि माना हमारे पास अक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, हमने एक वाई सेट मान लिया 3 4 और 5 है, तो वाई भी हमारे पास नॉन एम्प्टी है, अक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस। देखो अब मैं इतने को नहीं समझाऊंगा, मैं बहुत बार बोल चुका हूं क्योंकि मैं इसकी पूरी डेफिनेशंस ऑलरेडी लिख चुका हूं। अरे पूरी डेफिनेशन हम इसकी क्या है लिख चुके हैं कि वहाँ कैपिटल एक्स नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, देन ए मैपिंग, इसके लिए मैपिंग क्या थी हमारे पास है डी बिलोंग एक्स क्रॉस डी बिलोंग एक्स क्रॉस एक्स टू रियल नंबर, then a mapping is said to be, then a mapping is said to be metric, only metric if it have following satisfy postulates या axioms। कौन कौन से, m1 dxy greater 0, m1 dxy greater equal 0, m2 dxy is equal to 0 if and only if x बराबर y, थर्ड dxy is equal to dy सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, फोर्थ dxz प्लस dzy is equal ग्रेटर इक्वल dxz ट्राइंगुलर इनइक्वलिटीज। तो आपको ये हिडन रखना है याद, ठीक है। तो हमने मान लिया कि अक्स हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 7 तक है, तो यहाँ तक हमारे पास कौन सी मैपिंग काम करेगी, डी की। अब हमने क्या किया, इसी का एक सबसेट ले लिया और इसकी मैपिंग को हमने डी स्टार नाम से डिनोट किया है। ध्यान दीजिए, अगर आप डी डैश लगाओगे तो आप गलत नहीं होगे, लास्ट तक डी डैश लेते हुए चलना, लास्ट तक आप डी डैश लेते हुए चलना, बट मैं आपको स्टार लगाने की सलाह दूंगा ताकि आपको आराम से दिखाई भी दे जाए और याद भी आ जाए, ठीक है। तो हमने मान लिया कि एक्स डी है वो तो मेट्रिक स्पेस है और वाई इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स का है। वही इसको देख के क्या लिखेंगे कि देखिए भाई वाई है वो पूरा एक्स के अंदर जा रहा है, तो हमने लिख दिया कि एंड कैपिटल वाई बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, i.e. वाई सबसेट है एक्स का, इफ डी स्टार बी द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ डी। ये लाइन अपने आप याद हो जाएगी क्योंकि ये डी स्टार है, ये डी से ज़्यादा तो नहीं जा सकता, तो डी स्टार की बाउंड्री है, डी स्टार की बाउंड्री है वो सेट एक्स के अंदर है, तो ये प्रतिबंधित है डी से, है इससे ज़्यादा किसी भी स्थिति में नहीं जा सकता। तो इफ डी स्टार बी द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ डी देन ए मैपिंग, मैपिंग कैसे आएगी भाई, डी की जगह क्या गया डी स्टार, एक्स की जगह क्या गया वाई क्रॉस वाई टू आर, तो देन ए मैपिंग डी स्टार बिलोंग वाई क्रॉस वाई टू आर बाई, अगर ये ऐसे आ जाए
अगर ये ऐसे आ जाएं कि डी स्टार एक्स वाई और डी एक्स वाई यानी मेट्रिक स्पेस और इसके बराबर आ जाएं, और एवरीवेयर एक्स वाई किस में जाएंगे, देखो यही तो एक्स है और यही वाई है, मान लिया यही एक्स है और यही वाई है, यही एक्स है और यही वाई है, तो एक्स वाई किस में ले लिया, इसके सबसेट वाई में, और वाई किसका सबसेट है, एक्स का। देखो रुकना एक मिनट, वाई किसका सबसेट है, एक्स का। अब सोचो मैं वाई को भी ऐसे मान लूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर, तो यहाँ आप इक्वल का साइन भी लगाओगे, ठीक है, यहाँ आप इक्वल का साइन भी लगाओगे, तो ये हमारे पास इक्वल भी होगा। तो अगर ऐसे आ जाए डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई एवरीवेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू वाई और वाई सबसेट है एक्स का, उस कंडीशन में पहले क्या हुआ करता था, एक्स और डी हुआ करता था, एक्स की जगह किसने ले ली, सबसेट बन के वाई आ गया, डी की जगह मैपिंग कौन आ गया, डी स्टार आ गया। उस कंडीशन में डी या कैपिटल वाई और डी स्टार और ओपन सेट के अंदर लिखना है इज सेड टू बी सब स्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस। अरे भाई ये किसका सिंबल लग रहा है आपको, मेट्रिक स्पेस का, बस वाई सबसेट आ गया तो अपन बोल देंगे सब स्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ये डेफिनेशंस लिखनी है कि जैसा मैंने आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर ही दिखा रखा है, विद एन एग्जाम्पल, यस विद एन एग्जाम्पल। तो हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल मैंने अभी अभी आपको जो मेट्रिक स्पेस वाला बताया है वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस वाई एवरीवेयर एक्स वाई बिलोंग करते हैं रियल नंबर आर के अंदर, इज ए मेट्रिक स्पेस, इज ए मेट्रिक स्पेस। देखो ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एग्जाम्पल किसका लिखना है, सब स्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस का, और हमने एग्जाम्पल किसका लिखा है, मेट्रिक स्पेस का। अब ये बताइए एक्स वाई किसके अंदर जा रहे हैं, आर के अंदर। देखो छोटी छोटी चीजें अगर आप सीखने की इच्छा रखते हो तो एक्स वाई किसके अंदर जा रहे हैं, आर के अंदर। तो मेट्रिक स्पेस का सिंबल कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है। अरे मेट्रिक स्पेस का सिंबल कैसे होता है, यही तो होता है। किस में जा रहे हैं, एक्स और वाई कैपिटल आर के अंदर, तो वहां नॉन एम्प्टी सेट एक्स हुआ करता था और यहां हमारे पास क्या हो गया, आर हो गया। फिर ये देखो मैपिंग क्या है, डी है, तो ये क्या आ जाएगा, मैपिंग क्या आ जाएगा, डी। तो आप इतना भी लिख देते कि इज ए मेट्रिक स्पेस तो भी चल जाता, बट एक सीनियर स्टूडेंट की तरह, क्योंकि आपका लास्ट ईयर क्लासेस है अपनी लाइफ का, तो आपको हर एक छोटी छोटी बात या अगर यहीं नहीं सीख पाओगे तो फिर आप कभी भी मौका नहीं मिलेगा ऐसी बातें सीखने का, ठीक है। अब ऐसे मूर्खों की तरह एक्स और डी मत कर देना, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक्स और वाई किसके अंदर लिए हैं, कैपिटल आर के अंदर, ठीक है। अब आपको पता है, ये तो एग्जांपल किसका हो गया, मेट्रिक स्पेस का। ध्यान दीजिए, ये तो एग्जांपल किसका हो गया, मेट्रिक स्पेस का। अपने को किसका लिखना है, सब स्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस। अपने को किसका एग्जांपल लिखना है भाई, सब स्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस। तो इसका एक सबसेट ले लो, बताओ आर का सबसेट क्या होता है। अरे भाई ये रियल नंबर होती हैं, ये रियल नंबर होती हैं, इसके अंदर परिमेय संख्या भी आती हैं, इसके अंदर पूर्णांक नंबर भी आते हैं, इसके अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं। अरे पता है ना, एन है वो भी रियल नंबर का होता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय भी वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होता है। इंटीजर ले लो, ये भी हमारे पास आर में आते हैं। परिमेय संख्याएं ले लो, अपरिमेय संख्याएं ले लो, जिसे क्यू नोट से डिनोट किया जाता है, ये सब आर के क्या है, उपसमुच्चय हैं। तो हमने यहाँ एक परिमेय संख्या या रेशनल नंबर ले लिया, और ध्यान देना रेशनल नंबर को किसे डिनोट करते हैं, क्यों से डिनोट करते हैं। तो y की अक्ष की जगह तो हमारे पास क्या आ गया, देखो इस क्वेश्चन में अक्ष की जगह तो क्या आ गया, कैपिटल आर, और y की जगह आपने क्या ले लिया, क्यों ले लिया। तो अपन क्या करेंगे, डिफाइन। देखो पहले तो ऐसे था कि इसका मैपिंग किस प्रकार से डिफाइन होगा, इस मेट्रिक स्पेस का मैपिंग किस प्रकार से डिफाइन होगा, डी बिलोंग आर क्रॉस आर टू। देखिए डी बिलोंग आर क्रॉस आर टू, और आगे हमेशा रियल नंबर में ही जाएगा। आगे हमारे पास हमेशा किस में जाएगा, रियल नंबर में ही जाएगा। अब हमने इसका सबसेट ले लिया क्या, कैपिटल क्यू। तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्यों क्रॉस क्यों। यहाँ क्या लिखेंगे, क्यों क्रॉस क्यों। और फिर मैपिंग बदलेगी, इसके लिए हमने मैपिंग क्या लिया है, डी स्टार। देखो वाई के लिए डी स्टार लिया है, तो इस क्यों के लिए भी आप क्या ले लेंगे, डी स्टार।
डी स्टार, आगे हमारे पास हमेशा रियल नंबर में ही जाएगा। तो डिफाइन डी स्टार क्यू टेस्ट टू क्यू बाई आर सच दैट, तो ये तो पहले वाली में ही मिल गई। पहले वाली हमारे पास क्या है भाई, डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई। एवरीवेयर एक्स और वाई किसके अंदर जा रहे हैं, रेशनल नंबर क्यू के अंदर भी जा रहे हैं, और रेशनल नंबर में है तो रियल नंबर आर के अंदर भी जा रहे हैं। उस कंडीशन में तो हम बोल देंगे देन क्यू और डी स्टार, क्यू के ऊपर तो स्टार नहीं लगा दोगे ना, क्यू और डी स्टार इज सब स्पेस ऑफ मेट्रिक स्पेस। बताओ मेट्रिक स्पेस लिखें या कुछ ऐसे लिख के छोड़ें, तो आर चल रहा है तो आर तक। ये हो गया है हमारे पास इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अरे भाई परिमेय संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याओं का ऑलरेडी उप समुच्चय होता है, एक दो बार नहीं हमेशा। तो जो बात ऑलवेज सत्य होती है उसको आप इस एग्जाम्पल के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हमें छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। अगर हम छोटी बातें ध्यान नहीं रख पाएंगे तो हम आगे बढ़ने का हमारा कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ने का हमारा कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, स्पेशली इस फ्रैक्शनल एनालिसिस के पेपर के अंदर। तो मैं एक बार आपकी जानकारी के लिए फिर बता दूं, ये पेपर शुरुआती कुछ लेक्चर्स में आपको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे नहीं बोलूँगा मैं हार्ड लगेगा या समझ में नहीं आएगा, इतना सा बोलूँगा शुरुआत में ये पेपर आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट धीरे धीरे आप इसके प्रति अट्रैक्टिव हो जाओगे। क्योंकि अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि छोटी छोटी बातें हमें किस प्रकार से काम में लेनी है, तो आई होप आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चंस अगर पूछे कि डिफाइन सब स्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस विद एन एग्जाम्पल, तो उस वक्त आप ये इसकी डेफिनेशन लिखोगे और ये आप इसका एक एग्जाम्पल लिखोगे, और इस एग्जाम्पल को आप याद रखना पूरे 3 नंबर का मैटर होगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास शुरुआत में, अब इससे रिलेटेड हमारे पास 3 थ्योरम आएंगी। देखो इससे रिलेटेड हमारे पास थ्योरम 2-3 थ्योरम हैं, जिसमें एक एग्जाम में पूछी जाती है, बट 2 आपको इंटरेस्ट के लिए पढ़नी है या नॉलेज के लिए पढ़नी है। ठीक है, हालांकि आप सोच रहे होंगे हमें नॉलेज के लिए नहीं, हमें नंबर्स बनाने के लिए चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ जब तक आप इन तीनों थ्योरम्स को नहीं सीखेंगे तो इसमें हम आगे टॉपिक जैसे प्रोडक्ट स्पेस आएगा उस हम प्रोडक्ट स्पेस में आ भी नहीं सकेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट स्पेस के अंदर 2 मेट्रिक स्पेस आएंगे, तो बार बार टॉपिक यही आएगा, कहानी आके मेट्रिक स्पेस के ऊपर या अक्ष डी के ऊपर ही आके रुकेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास सब स्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस से रिलेटेड हमारे पास 3 थ्योरम हैं। यस, कितनी थ्योरम है भाई? 3 थ्योरम हैं जो हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। बट हम इस थ्योरम को स्टार्ट करें उससे पहले हमारे पास कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन, जैसे ओपन बॉल क्या होती है, क्लोज बॉल क्या होती है, या स्पेयर हमारे पास क्या होता है। अब आप बोल देंगे स्पेयर की डेफिनेशन या इक्वेशंस तो हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, वहाँ पूरा एक पेपर है, वो नहीं चलेगा। अब अपने फंक्शनल्स एनालिसिस के अंदर लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे वो डेफिनेशन हमें सीखनी है। तो अगर मैं आपका फिर से इल्ज़ाम लगाना चाहूँ कि देखो भाई आपको ये अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने पढ़ा नहीं, बट आपकी रियल एनालिसिस या टोपोलॉजी की जो बुक है उसके अंदर आपको ये डेफिनेशन से मैट्रिक स्पेस के नीचे ही देखने के लिए मिल जाएंगी कि ओपन बॉल क्या होती है, हमारे पास क्लोज बॉल क्या होती है, और हमारे पास स्पेयर क्या होता है। तो आज हम इन 3 छोटी छोटी डेफिनेशंस को और इसको भी हम किस प्रकार से थ्योरम में अप्लाई करेंगे एक फॉर्मूले के रूप में लिखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले चले लिखिए कि ओपन बॉल, क्लोज बॉल और स्पेयर। ओपन बॉल, क्लोज बॉल और स्पेयर, तो इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करें तो उससे पहले आप लिखेंगे कि लेट कैपिटल एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस। यस, बी ए मेट्रिक स्पेस।
और अपनी मर्जी से मानने की बारी है, उस वक्त यहाँ कैपिटल एक्स लेना और यहाँ स्मॉल डी लेना, ठीक है। एंड एक पॉइंट है जो बिलोंग करता है इस सेट एक्स के अंदर, यानी हमारे पास एक्स एक सेट है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 तक है, तो मैं ये ऐसे बोल सकता हूँ ना कि देखो 5 बिलोंग करता है एक्स के अंदर। तो मैंने इसको एक सिंबल दे दिया, लिखना मत आप एक बार, ऐसे मान लो मैंने एक सिंबल दे दिया कि ए बिलोंग करता है एक्स के अंदर, एंड ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर, एंड ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर। देखो लिखने का तरीका ही है, वैसा अलग अलग तरीका होता है। एंड ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर बी, इस नंबर को मैं नाम देता हूं नॉन नेगेटिव रियल नंबर बी, देन दी सेट, और अब यहां मैं रुक जाता हूं, देन दी सेट, यहां एक सिंबल है, यहां एक सिंबल है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, अक्स बिलोंग करता है अक्स के अंदर। समझ में कुछ नहीं आने वाला है आपको, बस छोटी छोटी बातें एक बार आपको समझनी है। ए एक्स इज इक्वल टू आर, या लेस टू बी, ग्रेटर टू बी। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तीनों डेफिनेशंस में एक ही साथ समझाना चाहूँगा, ओपन बॉल की, क्लोज बॉल की और स्पेयर की, ठीक है भाई। ओपन बॉल की, क्लोज बॉल की और स्पेयर की। उससे पहले मैं एक डेफिनेशंस लिखना चाहूँगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले हमने लिख लिया कि लेट कैपिटल एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस, नो डाउट यहाँ तक। एंड कोई भी एक पॉइंट ले लिया जो बिलोंग करता है एक्स के अंदर। ध्यान दीजिए, हमने कोई भी, जैसे मान लो 5 पॉइंट ले लिया, वो बिलोंग करता है एक्स के अंदर। अब 5 को बदल के मैंने सिंबल दे दिया, ए बिलोंग करता है एक्स के अंदर। एंड ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर बी। देखिए इस लाइन को देखिए आप, ये बहुत बार कंफ्यूज कर देती है। आगे थ्योरम में कुछ ऐसा लिख के आ जाएगा, तब आप डाउट में चले जाओगे, ठीक है। ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर बी, ये ऐसे भी तो बोल सकता है कि बी ग्रेटर इक्वल 0 एवरीवेयर बी बिलोंग करता है आर के अंदर। देखिए इन दोनों बातों में कोई फर्क है क्या भाई? ये बोलता है कि रियल नंबर होना चाहिए बी क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। तो बता दिया बी हमारे पास है रियल नंबर है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये ऐसे तो नहीं बोला ना कि नॉन जीरो एंड नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो बोल देता तो ऐसे कर देते, तो ये आ गया। तो जरूरी नहीं कि आपको इतने ऐसे लिखना पड़े कि ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर बी, हो सकता है ऐसे ही काम लिख के चला ले, एंड बी ग्रेटर 0 एवरीवेयर बी बिलोंग्स आर देन दी सेट, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे सिंबल्स चाहे तो इसे आप लैंग्वेज के अंदर लिख दीजिए कि ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर बी, या आप इसको एक सिंबल के तौर के ऊपर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप इतनी छोटी छोटी बातें ध्यान रखोगे तो फिर आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही बोल देता हूं, एंड ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर, एंड ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर बी, रियल नंबर बी, देन दी सेट, देन दी सेट। अब सेट को आप क्या लिख सकते हो? आपको पता है सेट को आप इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल ए बी सी से किसी से भी डिनोट कर सकते हो। अक्स से डिनोट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अक्स को मेट्रिक स्पेस ने रोक के रख लिया। तो मैंने यहाँ बी से डिनोट किया है ताकि बी फॉर बॉल आ जाए। और स्पेयर लिखेंगे उस वक्त मैं कैपिटल एस से डिनोट कर लूंगा ताकि हमारे पास स्पेयर हो जाए। तो अब मैंने लिख दिया है कि बी ए और बी, समझिए। अब हमने क्या लिख दिया है? बी ए और बी। तो बताइए क्या आप इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होगे? क्या आप इसके अंदर ये आपको मैट्रिक स्पेस जैसा नहीं लगता? तो आपका आंसर आना चाहिए नो, ये मैट्रिक स्पेस नहीं है। मैट्रिक स्पेस तो ऐसे है कि अंदर एक सेट होना चाहिए और एक मैपिंग होनी चाहिए, जबकि यहाँ तो हमारे पास दो सेट हैं, खुद सेट एक्स के हैं, ए और बी। अरे ए हमारे पास खुद सेट एक्स का है, बी हमारे पास रियल नंबर का है। तो इन दोनों में पहचान के लिए आप कोमा की बजाय सेमी कोलन लगाओगे। आप सेमी कोलन, ये सेमी कोलन का साइन होता है, बी ए सेमी कोलन बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स, इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। इज बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग टू एक्स सच दैट डी और ए एक्स, डी
और ए अक्स लेस होना चाहिए बी से, लेस होना चाहिए हमारे पास है बी से। ठीक है, तो लिखना मत एक बार, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगी डेफिनेशन से तब तक अपन कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ तक एक बार अपने को एग्जाम में कैसे लेनी है अपनी फाइनल में, जैसे ही हम आगे थ्योरम नंबर 1 2 3 करेंगे तो वहाँ हमारे पास ओपन बॉल या क्लोज बॉल या स्पेस जैसे वर्ड देखने को मिलेंगे, तो उसके बारे में हम एक बार बेसिक जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सेट ए बिलोंग करता है, एक्स अपनी मर्जी से माना है, रियल नंबर बी करता है, ये भी अपनी मर्जी से माना है। तो हो सकता है वो ए और बी के सिंबल बदल दे, हो सकता है वो ए और बी के क्या कर दे, सिंबल बदल के कुछ लिख सकता है, सी डी ई एफ जी, कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर ले सकता है। तो आप यहाँ बोलोगे कि वेयर, यहाँ हम क्या बोलेंगे कि ये जो ओपन बॉल कहलाएगा, देन द सेट बी ए बी इज कॉल्ड ओपन बॉल, इज कॉल्ड ओपन बॉल। उस कंडीशंस में ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ओपन बॉल विद सेंटर ए एंड रेडियस, विद सेंटर ए एंड रेडियस बी, एंड रेडियस बी, विद सेंटर ए एंड रेडियस बी। यस, अरे भाई एक ओपन बॉल होगी, सपोज करो आपके पास एक बॉल है, इसको भी इसी एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। आपके पास एक बॉल है, तो ये तो इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस है। एक बॉल है जिसका एक हमारे पास सेंटर है और एक हमारे पास रेडियस है। तो क्यों ना मैं इस पॉइंट ए को ऐसे दर्शा दूं कि माना कि एक पॉइंट है सी बिलोंग करता है एक्स के अंदर, एंड ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर, उसको हम दे देते हैं आर, एंड ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर आर, देन द सेट, बताइए ए की जगह आपने क्या काम में लिया, सी, बी की जगह आपने क्या काम में लिया, आर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अक्स बिलोंग्स टू अक्स डी, ए की जगह क्या आ गया, सी, और बी की जगह क्या आ गया, आर, तो देन इज कॉल्ड ओपन बॉल विद सेंटर सी एंड रेडियस आर। अब बताओ पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, विद सेंटर सी एंड रेडियस आर, विद सेंटर सी एंड रेडियस है ना, पढ़ने में अच्छा लग रहा है। पर अगर आप एक्चुअली ध्यान दोगे तो मैं आपके साथ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से समझा नहीं रहा हूँ, केवल और केवल ये परिभाषा रटवा रहा हूँ, समझाना तो अभी बाकी है कि ऐसा हम क्यों लिखते हैं। समझ गए भी? तो हमको पहले तो ऐसे लिखना है कि लेट कैपिटल एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस एंड ए पॉइंट है सी जो इसकी मेट्रिक में बिलोंग करता है, एंड ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर आर, देन दी सेट बी सी सेमी कोलन आर इज इक्वल टू एक्स बिलोंग एक्स डी सी एक्स लेस आर इज कॉल्ड ओपन बॉल विद सेंटर सी एंड रेडियस आर। यहीं से देख के बोलेंगे कि विद सेंटर सी एंड रेडियस आर। ठीक है, अब आप छोटी छोटी 2-3 बातें समझिए कि पहली कंडीशन है हमारे पास है कि माना हमारे पास एक सर्किल है, इधर ही देख लो कि माना हमारे पास एक सर्किल नहीं एक बॉल है। देखिए मैं सर्किल ही बना पाऊंगा, बट एक्चुअली जो आप वॉलीबॉल वगैरह खेलते हो, सपोज करो अपने पास क्या है, एक बॉल है। अगर बॉल है तो 100% उसका क्या है, एक सेंटर है, 100% उसका क्या है, सेंटर है, और एक उसकी रेडियस है आर, एक उसकी रेडियस है आर, और वो बॉल हमारे पास एक खोखली है। ध्यान दीजिए, वो हमारे पास क्या है, ओपन बॉल है, खुली है अंदर से, जैसे इसका वॉलीबॉल या इसका एक बैलून, इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें पॉइंट लेने हैं, बलून के ऊपर या वॉलीबॉल के ऊपर हमें क्या करने हैं, पॉइंट लेने हैं। तो क्या आप वो पॉइंट इसके अंदर लोगे? नो। कहाँ आएंगे वो पॉइंट? इसकी सरकमफ्रेंस के ऊपर। सरकमफ्रेंस हिंदी मीडियम वालों, अब इंग्लिश कन्वर्ट हो गई है, परिधि के ऊपर, है ना। वो पॉइंट हमने क्या ले सकते हैं, सरकमफ्रेंस के ऊपर। सपोज करो हमारे पास एक बॉल है जो अंदर से खाली है, तो उसके पास जो पॉइंट है वो पॉइंट हम कहाँ से ले सकते हैं, वो पॉइंट हमने ले लिए इसकी सतह के ऊपर या इसकी सरकमफ्रेंस के ऊपर, और ये जो पॉइंट हैं यही हमारे पास इस अक्ष के अंदर हैं। तो मैं इनको एक बार पॉइंट ही पॉइंट लिख देता हूँ। ये जो पॉइंट है ये हमारे पास इसकी सरकमफ्रेंस के ही ऊपर हैं। किसी भी स्थिति में ये पॉइंट इसकी रेडियस आर से ज़्यादा नहीं जा सकते। अरे आर से ज़्यादा चला जाएगा तो ये पॉइंट तो इधर आ जाएगा,
तो इसकी जो पॉइंटों की डिस्टेंस होगी सी से लेके, मतलब इस पॉइंट की डिस्टेंस है, इस पॉइंट की डिस्टेंस है, इस हर बार इन पॉइंट की डिस्टेंस है वो किसी भी कीमत पे इस आर से ज़्यादा नहीं जाएगी, वो हर बार किसके बराबर आ जाएगी, आर के बराबर आ जाएगी। वो क्या आ जाएगी, आर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो एक सिचुएशंस तो हमारे पास ये हो गई कि देखो भाई हमारे पास एक ऐसी बॉल है जिसका सेंटर सी है, रेडियस आर है, पॉइंट है वो हमारे पास सरकमफ्रेंस के ऊपर है, पॉइंट है वो हमारे पास इसकी परिधि के ऊपर है। तो इस कंडीशन में तो या तो आर के बराबर ही इसके पॉइंट होंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, इसके पॉइंट, मतलब जो भी आप ये मेट्रिक स्पेस लेंगे डी सी अक्ष, डी सी अक्ष ये हमारे पास आर के बराबर होंगे। ठीक है, अब सपोज करो कि सेकंड हमारे पास एक ऐसी बॉल है, देखिए सेकंड सपोज करो कि हमारे पास एक ऐसी बॉल है जो अंदर से भरी हुई है। यस, अब की बार हमारे पास एक ऐसी बॉल है जो अंदर से क्या है, भरी हुई है, मतलब एक प्रकार से डिस्क टाइप में है, एक प्रकार से वो क्या है, हमारे पास ही डिस्क टाइप में है। ये इसका सेंटर सी है और ये इसकी रेडियस आर है, ये इसका सेंटर सी है और ये इसका रेडियस आर है। बताइए रेडियस आर है ये हमेशा क्या होगी, क्या किसी भी सर्किल की या किसी भी स्फीयर की रेडियस नेगेटिव में हो सकती है, नहीं। मान लो मैं बोलूँ नेगेटिव में भी है तो वो व्हाइट बोर्ड के पीछे बनता हुआ नजर आएगा स्फीयर, इसलिए मैंने लिखा है कि हमेशा एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर लेंगे जो रेडियस आर को डिनोट करेगा। ठीक है, पर काम की बात है, पहले तो ये हमारे पास खाली थी, अब ये हमारे पास क्या हुआ, भरी हुई है। अब मैं बोलूँ आप इसके ऊपर पॉइंट लो, तो पॉइंट कहाँ से ले सकते हैं, इसकी सरकमफ्रेंस पे आ गए। देखिए पॉइंट इसके क्या आ गए, सरकमफ्रेंस के ऊपर आ गए कि नहीं आ गए। अब ये भरी हुई है, अंदर से भरमा है, खाली नहीं है, तो पॉइंट अंदर भी ले सकते हैं, पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, अंदर भी ले सकते हैं। तो कंडीशन क्या हो जाएगी कि ये जो डी सी एक्स है, देखो किसी भी स्थिति में आर से ज़्यादा, मतलब ये पॉइंट आर डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं जा सकता, तो ये इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता, बट ये इसके अंदर है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, छोटे होंगे कि नहीं होंगे। अरे ये हमारे पास छोटे ही होंगे, किससे, आर से। तो बताओ आर की तरफ मैं मुंह बंद करूं या खोलूं, तो मैं खोलूंगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉइंट, मान लो ये पॉइंट आ गया, देखो इस पॉइंट को सपोज करो सेंटर से इतनी सी दूरी पे है, तो ये पॉइंट क्या आ गया, आर से छोटा, इस अक्ष की जगह लेंगे। फिर हमने मान लो ये पॉइंट ले लिया, ये भी क्या है, आर से छोटा है। ये पॉइंट हमने ले लिया, ये भी क्या है, आर से छोटा है, भरी हुई बॉल है ना, इधर से ले लिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम इसकी परिधि के ऊपर लेंगे तो बराबर तक आ सकते हैं, बट किसी भी स्थिति में ये इससे आगे नहीं जा सकता। तो ऐसे मत कर देना कि रेडियस छोटी पड़ गई, यहाँ ऐसे आर की तरफ इसका मुंह बंद मत कर देना। मैक्सिमम ये इसके क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास ये दो वॉलीबॉल जैसी सिचुएशंस आ गई। एक सिचुएशंस तो है कि हमारे पास ये खोखली बॉल है और एक हमारे पास ये भरी हुई बॉल है, तो इसके अंदर तो पॉइंट हम सरकमफ्रेंस के ऊपर ले सकते हैं और इसके पॉइंट सरकमफ्रेंस पे तो आएंगे ही आएंगे, प्लस हमारे पास इसके अंदर और आ गई, प्लस हमारे पास इसके अंदर और आ गई। अब मान लो मैंने इसकी सरकमफ्रेंस पे पॉइंट नहीं लिए, ठीक है, अब मान लो मैंने इसकी सरकमफ्रेंस पे पॉइंट नहीं लिए, तो ये आर के बराबर तो नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉइंट बचे ये इसके अंदर ही रह जाएंगे, ये पॉइंट इसके अंदर ही रह जाएंगे। अब तीसरी कंडीशन क्या है, ये भरी हुई सेम रेडियस की बॉल है, मान लो 5 सेंटीमीटर की रेडियस बॉल है, 5 सेंटीमीटर रेडियस बॉल है। अगर मैं ये इसके ऊपर रख दूं तो सपोज करो पहले वाली में तो क्या है, इसके पॉइंट सरकमफ्रेंस के ऊपर है या इसकी परिधि के ऊपर है। अब मैं भरी हुई बॉल है, इसके हमने पॉइंट अंदर लिए, तो ये हमारे पास क्या होगी, अंदर हो गए, मतलब बिल्कुल पास पास में पॉइंट हो गए, तो ये तो हो गई हमारे पास एक प्रकार से क्लोज बॉल। ये हो गई हमारे पास, नाम बाद में देंगे ओपन और क्लोज का, है ना। ये अंदर से भरी हुई, ये उठा के मैंने इसके ऊपर शिफ्ट कर दी, देखो इमेजिनेशंस करो, ये बॉल उठा के हमने इसके ऊपर शिफ्ट कर दी, तो हमारे पास ये कंडीशन तो है बराबर आर। देखो ये कंडीशंस तो बोल रहे कि ओनली सरकमफ्रेंस के ऊपर है, तो पॉइंट किसके आ जाएगा, बराबर आर के। अगर ये उठा के आपने इसके अंदर रख दी तो ये क्या होगी, भरी हुई बॉल तो हो गई, इसके अंदर वाले पॉइंट भी आ गई, इसके अंदर वाले पॉइंट भी आ गई। अंदर वाले पॉइंट बोलते हैं कि रेडियस से लेस होगा,
और ये रख दिया इसके ऊपर, इसकी सरकमफ्रेंस वाले पॉइंट भी आ गई। अरे ये उठा के इसके ऊपर रखा तो अंदर तो आ ही गए, और बाहर इसकी परिधि के ऊपर ऑलरेडी हैं, तो अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। तो बाहर वाले सतह वाले तो क्या होंगे, इक्वल होंगे, और अंदर वाले क्या होंगे, इससे लेस होंगे। तो हमारे पास 3 प्रकार की कंडीशन हो गई। हो सकता है हमारे पास एक बॉल DCX इक्वल हो R के, हो सकता है वो पॉइंट उसके अंदर अंदर हो, या इसको उठा के यहाँ से रख दिया इसके ऊपर, मतलब हमने भरी हुई बॉल को खाली बॉल के ऊपर कवर टाइप में लगा दिया, तो वो क्या बन गया, एक प्रकार से ये कंडीशंस बन गई। तो ये तो हमारे पास जो है कि अंदर अंदर पॉइंट रहेंगे, ये तो ओपन बॉल कहलाएगी, नाम दे दिया गया इसको। ये तो हमारे पास एक प्रकार से ओपन डिस्क ही ओपन बॉल होती है, क्योंकि डिस्क या चक्रिका ही हमको बोलते हैं भरी हुई होती है। पता है ना, डिस्क ऐसे डिस्क होता है, जैसे एक टायर होता है वो फुली भरा हुआ होता है, ऐसे जैसे अपने पास बाल्टी वगैरह का ढक्कन होता है, या अपने पास जो खाना खाते हो थाली होती है वो सर्किल टाइप में होती है, वो डिस्क होती है एक टाइप में। तो ये तो हमारे पास कहलाएगी ओपन बॉल, और लेस और इक्वल आ जाए ये कहलाएगी हमारे पास क्लोज बॉल। आप ये मत समझना कि इनके नाम कैसे दिए गए हैं। ये सिचुएशंस हमारे पास ओपन बॉल नाम दिया गया है, इस सिचुएशंस को हमारे पास क्लोज बॉल दिया गया है। और ये जो खाली खाली बच गया, मतलब आपके पास एक बॉल है वो बिल्कुल खाली है, परिधि के ऊपर है, तो ये तो आपको स्पेयर बनता हुआ नजर आएगा। तो ये हमें एक स्पेयर बनता हुआ नजर आएगा। तो एक्चुअली इस वजह से ऐसी छोटी छोटी कंडीशन लिखी जाती हैं। अब हमने इसको अक्ष डी एक मेट्रिक स्पेस है, तो हमने इसको एक मेट्रिक स्पेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अक्ष डी हमारे पास एक मेट्रिक स्पेस है, ऐसे सेमी कोलन का साइन लगा दिया ताकि आपको पता चल जाए C सेंटर है और R रेडियस है। किसी भी कीमत पे इसकी रेडियस नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए हमने बोल दिया कि ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर R, ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर R। ठीक है, तो अब हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी हैं, तब जाके हम बोल पाएंगे कि देखो भाई, अब आप ये डेफिनेशन लिख लो कि एक्स डी एक मेट्रिक स्पेस है, सी बिलोंग करता है एक्स के अंदर, एंड ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर आर, देन दी सेट बी, बी का मतलब बॉल है, और एक्स बिलोंग्स टू एक्स, डी सी एक्स लेस आर है, डी सी एक्स लेस आर है, इज कॉल्ड ओपन बॉल विद सेंटर सी एंड रेडियस आर, विद सेंटर सी एंड रेडियस आर। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन लिखोगे क्लोज बॉल की। ये तो हमारे पास किसकी डेफिनेशन हो गई भाई, ओपन बॉल की हो गई। ठीक है, अब आप सेकेंड डेफिनेशन लिखोगे क्लोज बॉल की, तो हेडिंग डालिए आप क्लोज बॉल। क्लोज बॉल के अंदर यहां इक्वल का साइन और लगा दीजिए। क्लोज बॉल के अंदर आप क्या करोगे, यहां इक्वल का साइन और लगा दोगे। ठीक है, तो ये हो गई है हमारे पास ही क्लोज बॉल। अब थर्ड नंबर पे आप लिखोगे स्पेयर। थर्ड नंबर पे आप क्या करोगे, स्पेयर लिखोगे। स्पेयर लिखते वक्त आप इस बी को एस कर दो ताकि पहचान हो जाए ये क्या कहलाता है, स्पेयर। स्पेयर में क्या है, इक्वल आर। स्पेयर में हमारे पास क्या है, इक्वल आर, तो ये कहलाएगा हमारे पास पहले वाली क्लोज बॉल ओपन बॉल, अब ये कहलाएगा इज कॉल्ड स्पेयर विद सेंटर सी एंड रेडियस आर, विद सेंटर सी एंड रेडियस आर। समझ गए ना तीनों सिचुएशन कि अगर मैं ऐसे लिखूं ग्रेटर आर, तो यहां मैं लिखना होगा बॉल, तो ये इज कॉल्ड ओपन बॉल विद सेंटर सी एंड रेडियस आर। अगर मैंने ऐसे लगा दिया तो ये कहलाएगी बॉल, क्लोज बॉल इज कॉल्ड क्लोज बॉल विद सेंटर सी एंड रेडियस आर। स्पेयर में क्या करता हूं, मैं इस बी को हटा के बोल देता हूं स्पेयर, उस कंडीशन में आ जाएगा इक्वल आर इज कॉल्ड स्पेयर विद सेंटर सी एंड रेडियस। ठीक है, ऊपर ये सेम रहेगा ये लैंग्वेज। तो ये थी हमारे पास तीन छोटी छोटी डेफिनेशन से, ओपन बॉल, क्लोज बॉल एंड स्पेयर, और वजह ये है। तो आप इस तीनों डायग्राम के माध्यम से इसको याद रख पाओगे कि हाँ, हमें एग्जाम में जो डेफिनेशंस लिखनी है वो कुछ इस प्रकार से लिखनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बहुत ही शानदार सी डेफिनेशंस थी। इसको इम्प्लीमेंट करेंगे थ्योरम के अंदर, जैसे जैसे थ्योरम में बार बार अप्लाई करते जाएंगे, छोटे बड़े बड़े सिंबल कब कौन सा सिंबल लगेगा, तो उस वक्त आप बड़े ही आसानी से इसे समझ जाओगे। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और लिख लो नोट लगा के, इन तीनों बॉलों के अंदर आपस में क्या रिलेशन है। इन तीनों, देखो एक छोटी सी गलती कर दी हमने, उस चीज़ को ध्यान रखोगे। अभी क्लियर कर देता हूं मैं, छोटा सा सिंबल चेंज करना है।
पहले ऐसे था BCR, पहले ऐसे था हमारे पास BCR, अक्ष बिलोंग अक्ष सच दैट D C अक्ष और R, ठीक है। ये तो क्या होगी हमारे पास है ओपन बॉल, ये तो क्या होगी हमारे पास है ओपन बॉल, ये लिखा था ना आपने, ये तो हो गई हमारे पास है ओपन बॉल का B है। फिर मैंने ऐसे लिखवाया था कि B सेमीकोलन R अक्ष D C अक्ष लेस R, मैंने ये बताई थी क्लोज बॉल। आप इस B के ऊपर स्टार लगा लो, क्योंकि हमारे पास थोड़ा थोड़ा अंतर रहना चाहिए, इधर थोड़ा थोड़ा अंतर रहना चाहिए। अक्ष बिलोंग करता है अक्ष के अंदर, DC अक्ष बराबर R, ठीक है भाई। B के लिए ओपन बॉल, S आ गया स्पेयर और स्टार लगा दिया मतलब क्लोज बॉल, स्टार लगा लिया मतलब क्लोज बॉल, ठीक है। और उस वक्त इक्वल का साइन लगा देना, तो एक तो लेस R, एक लेस इक्वल R और एक इक्वल R, तो तीनों सिचुएशन में बॉल ओपन बॉल, स्टार दिख जाए क्लोज बॉल और S दिख जाए स्पेयर, ठीक है। तो बस इन चीज़ को थोड़ा सा B के ही आप स्टार लगा लो ताकि आपकी डेफिनेशन से आराम से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटे छोटे पॉइंट थे कि हमारे पास ओपन बॉल क्या होगी, हमारे पास क्लोज बॉल क्या होगी एंड हमारे पास स्पेयर क्या होगा। तो आज हमारे पास इस लेक्चर्स में हमने दो बातें सीखी। पहले तो हमने पीछे का रिपीट किया, मेट्रिक स्पेस क्या होता है, फिर हमने सीखा सब स्पेस ऑफ है मेट्रिक स्पेस क्या होता है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास सिलेबस में 3 थ्योरम हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपका सिलेबस में है सब स्पेस ऑफ है मेट्रिक स्पेस, इसमें 3 थ्योरम हैं। इन थ्योरम में हमें कहीं ना कहीं ओपन बॉल, क्लोज बॉल और स्पेयर की ज़रूरतें पड़ सकती हैं। तो हमने ओपन बॉल सीखा, हमने क्लोज बॉल एंड एक हमारे पास है स्पेयर। ज़्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। ओपन बॉल B फॉर सेंटर और सेमीकोलन R, क्लोज बॉल स्टार से थोड़ा सा अलग कर दो CR, स्पेयर है S दे दो C और R। और ये डेफिनेशन याद रख लो इतनी सी, ओपन के लिए ऐसे, क्लोज के लिए इक्वल का साइन, स्पेयर के लिए बराबर। वेयर C क्या है, अरे ये C क्या है, बिलोंग करता है अक्ष के अंदर। अक्ष D क्या है, एक मेट्रिक स्पेस है। तो सब डेफिनेशंस वगैरह आपको अच्छे से लिखवा रखी हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत ही बेसिक सा लेक्चर था। आज के लेक्चर्स में एग्जाम में पूछने लायक केवल इसकी डेफिनेशन है कि डिफाइन सब स्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस विद एन एग्जाम्पल। बाकी सब हमारे पास बेसिक बातें हैं। अगर आप इतना नहीं सीख पाते कि ओपन क्लोज या फिर मेट्रिक स्पेस क्या है, सब स्पेस क्या है, तो आगे आने वाली थ्योरम हम स्टार्ट भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में। इससे सब स्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस से रिलेटेड एक थ्योरम लेंगे। तब तक आप यहाँ तक अपने नोट्स बनाइए, पहले पढ़िए, यस नोट्स बनाइए और यहाँ साथ साथ पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर 2 में आने से पहले इस नेक्स्ट लेक्चर 1 का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने केवल देखा है या अपने नोट्स बनाए हैं तो काम नहीं चलेगा। कम से कम 2 बार इसकी डेफिनेशन लिखिए और 2 बार ओपन क्लोज और स्पेयर की डेफिनेशन लिखिए। उसके बाद ही आप नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में आ जाइए। तो अब हम बिल्कुल रेडी हैं इस थ्योरम नंबर 1 को नेक्स्ट लेक्चर्स में करने के लिए। शर्त थी ये पता होना चाहिए, ये मैंने आपको समझाई दिया है, ठीक है भाई। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के अंदर।